नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की, चर्चित खबरों की, और देखेंगे आज के समाचार पत्रों ने क्या संपादकीय प्रकाशित किए हैं, किस विषय पर टिप्पणी की है। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं उन प्रमुख खबरों के जिनका आज चर्चा में है, जो खबरें विशेष रूप से समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। ऐसी खबरों की जो हेडलाइंस बनी हैं उनकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन की चर्चा। आज भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की आज चर्चा है। ये सर्वाधिक चर्चा में है। यह वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी है, भारत बायोटेक ने बनाई है। इस वैक्सीन के जो तीसरे चरण के परिणाम हैं ये जारी किए गए हैं। इन परिणामों में बताया गया है कि ये वैक्सीन 81% तक कोरोना का संक्रमण रोकने में सफल है और इसके साथ ही वैक्सीन का प्रभाव कोरोना के उस नए स्ट्रेन पर भी हो रहा है, उस नए स्ट्रेन को भी रोकने में सक्षम है जो अभी हाल ही में पिछले दिनों दूसरे देशों से भारत में आने की जिसको जानकारी मिली थी, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और ब्रिटेन से जो स्ट्रेन भारत में आया था या जिसकी सक्रियता जानकारी में मिली थी, उस पर भी ये वैक्सीन असरकारी है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने पत्रकार वार्ता करके इन परिणामों की जानकारी दी और यह भी बताया कि इस वैक्सीन का तीसरा चरण पूर्ण हुआ है, जो उनका परीक्षण का चरण था। अब इसे एक और परीक्षण इसका किया जाएगा। ये परीक्षण बच्चों पर होगा। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर कोवैक्सीन का प्रभाव देखा जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। ये वैक्सीन तब अधिक चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को वैक्सीन लगवाई और उन्होंने वैक्सीन का चयन स्वदेशी वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन का ही किया। यही वैक्सीन उन्होंने लगवाई। उससे देश भर में इस वैक्सीन पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में विरोधी दलों ने तमाम भ्रामक बातें फैलाई थीं, भ्रांतियाँ पैदा की थीं। ये कहा गया था कि इस वैक्सीन का तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ है परीक्षण का, उसके पहले ही वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। जबकि भारत सरकार ने पहले भी कहा था कि तीसरे चरण का परीक्षण जारी है और इसे आपातकालीन परीक्षण के तौर पर, आपातकालीन उपयोग के तौर पर इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन अब सभी भ्रांतियां दूर हो गई हैं और वैक्सीन की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों में विश्वास बढ़ा है और इस वैक्सीन से स्वदेशी वैक्सीन होने के कारण दुनिया भर में भारत का नाम भी और अधिक ऊंचा हुआ है। एक और चर्चित समाचार जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विधानमंडल के दोनों सदनों में थे। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के रूप में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना वक्तव्य दिया था, विधानसभा और विधान परिषद में भाषण दिया था। कल फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर भाषण दिया और बजट की खासियत बताई। यह भाषण इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है क्योंकि उन्होंने कल समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है और समाजवादी पार्टी को बहरूपीय की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि सपा के लोग बहरूपीय के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर से हाथरस की घटना का जिक्र किया और कहा कि जब कोई भी अपराध होता है तो उसमें ये टोपी वाले ही नज़र आते हैं और कोई भी घटना जब होती है, कोई भी अपराधी सामने आता है या कोई गुंडा सामने आता है तो उसका नाम समाजवाद से ही क्यों जुड़ जाता है। ये भाषण उनका खासा चर्चा में है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर उनके भाषण का विरोध किया और उनकी बातों को असत्य बताया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया कि हाथरस का जो अपराधी है, जिसने एक बेटी के पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि छेड़छाड़ के मामले में वो मुकदमा वापस नहीं ले रहा था, उसका समाजवादी पार्टी से सीधा संबंध है। उन्होंने कहा
कि हाथरस क्षेत्र में एक रैली को लेकर जो पोस्टर लगे हैं उसमें भी सपा नेताओं के साथ इस अपराधी के फ़ोटो लगे हुए हैं, फ़ोटो उसके प्रचारित हुए हैं। एक और खबर जो कि साइबर जगत से जुड़ी है, ये भी चर्चा में है। अभी जो एक सूचना आई थी कि मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था, जो ग्रिड फेल हुआ था, उसमें चीनी हैकर्स का हाथ था। चीन के हैकर्स ने साइबर अटैक करके भारत की विद्युत व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की थी। मुंबई में ये प्रयास किया गया था। अब इसकी जानकारी मिली है कि तमिलनाडु में भी ऐसी ही घटना हुई थी, उसको भी वहाँ भी बिजली का ग्रिड फेल करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सुरक्षा साइबर एजेंसियों ने इस हमले को विफल कर दिया था। एक और समाचार जो कि पड़ोसी देश से जुड़ा है, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर सेना का जुल्म जारी है और सेना लगातार एक आक्रामक रूप से लोकतंत्र समर्थकों का दमन कर रही है। कल की घटना है जिसमें सेना की और पुलिस की फायरिंग में, दोनों ने संयुक्त रूप से फायरिंग किए, उसमें 38 लोकतंत्र समर्थकों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ी घटना है। एक साथ प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग स्थानों पर फायरिंग हुई और 38 लोकतंत्र समर्थकों को जान गंवानी पड़ी। ये घटना पूरे विश्व में आज चर्चा में बनी हुई है, चर्चित है और म्यांमार के इस घटना की आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि अभी तक वहाँ लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, जो कि लोकतंत्र समर्थक हैं। वहाँ की सरकार को अपदस्थ करके सेना ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नज़रबंद किया गया है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। आज के चारों समाचार पत्रों के संपादकीय किस विषय पर संपादकीय टिप्पणी हुई है। चारों अखबारों ने, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला, इसने किन किन विषयों पर टिप्पणी की है। सबसे पहले अमर उजाला देखते हैं। अमर उजाला का संपादकीय है अपराधियों का दुस्साहस। अमर उजाला लिखता है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में छेड़छाड़ की पुलिस रिपोर्ट के कारण पहले से खार खाए एक युवक द्वारा कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या तथा अलीगढ़ में अनुसूचित जाति की एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म की कोशिश में की गई हत्या की घटनाएं एक बार फिर बताती हैं कि सूबे में अपराधियों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया है। हाथरस में जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसने करीब 2.5 साल पहले अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ के कारण एक युवा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, जिससे आरोपी को कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा था। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है भारतीय भाषाओं में पढ़ाई। दैनिक जागरण लिखता है, शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो ज़रूरत बताई वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकों तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। अब हिंदुस्तान का संपादकीय देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है शालीनता के साथ। हिंदुस्तान लिखता है, देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि सरकार से अलग विचार रखना देशद्रोह नहीं है। अदालत ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिका में मांग की गई थी कि अनुच्छेद 370 को लेकर अब्दुल्ला ने जो टिप्पणी की है वह देशद्रोह है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है स्थानीय बनाम बाहरी। नवभारत लिखता है, हरियाणा सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान कर न केवल एक पुरानी बहस को नई जमीन देती है बल्कि देशवासियों के बीच एक प्रकार के टकराव की गुंजाइश भी बना दी है। राज्य विधानसभा तो पिछले साल भी यह बिल पास कर चुकी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, चर्चित खबरों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ।
तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।